हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ रिक्रूटमेंट। सो लेट्स रीड आउट कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस फॉर सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, मैं एक पर्सनल ओवरव्यू देती हूँ कि जब हमें कोई जॉब के लिए वैकेंसीज चाहिए होती है, हमें कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, तो जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं, मतलब कि जब हम एम्प्लॉयज़ को पीपल को इंड्यूस करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिक्रूटमेंट, जिसमें हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ की, एक कैंडिडेट की, जिससे कि वे हमारे यहाँ पे आके काम करें। तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ को और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करो। देन इट इज़ कंसर्न विद डेवलपिंग सूटेबल टेक्निक फॉर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स वाइल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या प्रोसेस होती है, इसमें हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आए। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो हमारे पास वैरायटी बहुत सारी हो जाएगी। फिर उन इतनी सारी वैरायटी में से, इतने सारे पीपल्स में से हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ पाएंगे। अगर हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए 4-5 ही लोग आएंगे तो किसी में क्वालिटी होंगी, किसी में नहीं होगी, तो हमें ऐसा हो सकता है कि कम क्वालिटीज़ वाले पर्सन को अडॉप्ट करना पड़े अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मीनवाइल अगर हमारे पास टेक्निक बहुत अच्छी, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे इंड्यूस कर लिया और उन सब ने अप्लाई करा है जॉब के लिए, तो हमारे पास बहुत सारा एम्प्लॉय मैन पावर हो जाएगा, जिसमें से हम जो सबसे बेस्ट होगा सिर्फ वही सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये कैसी टेक्निक होती है जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, जिससे कि और जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें हम वो सारा जो पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है उनमें से कोई बेस्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या डिफरेंट है, सिलेक्शन में हम उनको सिलेक्ट करते हैं, जो बहुत सारा पूल होता है उसको सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। मीनवाइल जो रिक्रूटमेंट है उसमें हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। देन अब पढ़ते हैं रिक्रूटमेंट नीड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब देखते हैं कि हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों लोगों को ऐसे इंड्यूस करते हैं कि आप हमारे यहाँ की जॉब करो। तो फर्स्ट इज़ प्लान मतलब कि जब आपको पता हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने वाले हैं, मतलब कि या तो रिटायरमेंट होने वाला है या प्रमोशन ट्रांसफ़र कुछ भी होने वाला है, तो आपको एक वैकेंसीज़ की ज़रूरत है, तो आप वैकेंसीज़ डालते हो न्यूज़पेपर वगैरह में। देन प्लान में होता है जहाँ पे उसको आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आने वाला है और आपको रिटायरमेंट है किसी की, तो आपको रिक्रूट करते हैं। देन एंटिसिपेटेड विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिडिक्ट बाय स्टडिंग ट्रेंड्स इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हम आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए फ्यूचर में कुछ प्रिडिक्शन करके चलते हैं, कुछ जैसे कि रिटायरमेंट होने वाला है किसी का, या फिर मार्केट डायनामिक है कुछ है, तो जब हम पहले से ही सोच के चलते हैं फ्यूचर को बचाने के लिए। देन ये आता है एंटिसिपेटेड। देन थर्ड वन इज़ अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन, डेथ, एक्सीडेंट, इलनेस गिव राइज टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब जो हमारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, या तो किसी ने अचानक से रिज़ाइन दे दिया है, या फिर किसी की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इलनेस आ गई। तो एकदम से जब भी अनएक्सपेक्टेड होगा तो हम कहाँ से एम्प्लॉयज़ को लाएंगे, उनका काम तो छूट जाएगा ना। अब किसी का काम छूट जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउनफॉल में चला जाएगा। तो रिक्रूटमेंट हम इसलिए भी करते हैं जब हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाएंगे। देन पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट आर गिवन बिलो। अब वे कौन कौन सी पर्पस या फिर इंपॉर्टेंस है कि जिसकी वजह से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। देन फर्स्ट इज़ अट्रैक्ट एंड इनकरेजेस मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। देन सेकेंड इज़ क्रिएटर पूल ऑफ टैलेंट कैंडिडेट्स। हमारे पास जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे पास उतना ही ज़्यादा पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा, मतलब टैलेंटेड कैंडिडेट्स जितने भी हो जाएंगे सारे आ जाएंगे, फिर हमारे पास एक बेस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। देन थर्ड वन इज़ प्रोसेस दैट लिंक क्रिएट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है जब लोग ऐसे आते हैं अप्लाई करने के लिए जॉब को, तो हमारा जो है इसे ना एम्प्लॉयज़ मतलब जितने भी वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉयर जो काम उनको देने वाला होगा, मैनेजर्स वगैरह, उन सब के बीच में एक लिंक क्रिएट हो जाता है। देन मीट द ऑर्गेनाइजेशन लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स। तो जो हमारे जब वो अप्लाई करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे ना उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और सोशल ऑब्लिगेशंस के बारे में पता लग जाता है। इससे जो हमारा
सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर मेरे पास जितना ज़्यादा पूल होगा हम उतनी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी ले पाएंगे। देन अब बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की। हम प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट की, कि हम किस तरह से रिक्रूट करते हैं लोगों को। देन फर्स्ट इट बिगिंस व्हेन पर्सनल डिपार्टमेंट रिसीव रिक्वेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेलिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जब भी किसी डिपार्टमेंट को किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो वो सीधा अपनी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद द पर्सनल डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कंटेन डिटेल्स अबाउट द पोजीशन। फिर वो पोजीशन को सर्च करता है कि कौन सी पोजीशन है, कितने नंबर लगेंगे, क्या क्या ड्यूटी है, और सारा भी एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशंस क्या है। कि मान लीजिए किसी को सेल्स मैनेजर चाहिए तो वो अपनी जो रिक्वेस्ट है सेल्स डिपार्टमेंट वो पर्सनल डिपार्टमेंट को देगा। देन पर्सनल डिपार्टमेंट देखेगी कि सेल्स मैनेजर है, कितने मैनेजर्स लगेंगे, क्या क्या क्वालिफाइड होने चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सब डिसाइड करते हैं। सेकेंड, लोकेटिंग एंड डेवलपिंग द सोर्स रिक्वायर्ड नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। की अब हमें कितने नंबर्स की ज़रूरत है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं वो कितने नंबर्स के होने वाले हैं और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। दैन थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, कि सबसे बेस्ट एम्प्लॉय ढूंढना, जैसे कि जो हमारी नीड है जॉब की प्लस जो क्वालिटीज़ एक पर्सन में होनी चाहिए उन सबको मैच करना। देन फिफ्थ वन इज़ नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस टू सिमुलेट एनी कैंडिडेट्स पॉसिबल एंड आस्क देम अप्लाई फॉर द जॉब। उसके बाद हम किसी कैंडिडेट को ढूंढते हैं, देन उसको थोड़ा इंड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारी जॉब के लिए अप्लाई करो। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सिलेक्शन रेशियो देयर इज़ अ नीड टू अट्रैक्ट मोर कैंडिडेट। अगर हमें सिलेक्शन अच्छी चाहिए, सिलेक्शन बेस्ट चाहिए, तो हमारा ये रूल होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें। देन सिक्स्थ वन इज़ इवेल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसको इवेल्यूएट करेंगे। तो क्या प्रोसेस थी, सबसे पहले प्रोसेस थी कि पहले जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पर्सनल डिपार्टमेंट को भेजेंगे। देन वो क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं जो कि कैंडिडेट में होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो जॉब की लोकेशन देखता है, उसके सारी एक्टिविटीज़ देखता है, उसकी सारी जितने भी उसको वर्क दिया जाएगा वो सब आइडेंटिफाई करता है। देन वो टेक्निक बनाता है जिससे कि वो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर पाए। और जो कंपनी की गुडविल होती है वो भी डिपेंड करती है, वो भी देखते हैं गुडविल अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं करेगा। फिर उसके बाद जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसको सैलरीज बता दी जाती है, फैसिलिटीज़ बता दी जाती है। देन उसके बाद सब चीज़ें ईवेल्यूएट होती है, तब जाके वो सिलेक्शन तक इंसान पहुँचता है। अब पढ़ते हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होती है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या होता है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिक्रूटमेंट के कि हम रिक्रूटमेंट कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट है, और उसमें सारे फ्रेमवर्क होते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, हम कौन कौन सी सीरीज़ के साथ उन सबको रिक्रूट करने वाले हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी की, जो अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है उसकी क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इन दोनों को कवर अप करना है। देन सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट नीड्स, की हमारी जो रिक्वायरमेंट नीड्स हैं वो सारी कंप्लीट हो जाए, मतलब कि जैसी हमारी जॉब है उसी के हिसाब से हमें कैंडिडेट्स मिल जाएं। देन प्रेफर्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि कौन सा हमें सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट लेना है, इंटरनल देन एक्सटर्नल। देन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड प्रेफरेंस, कि हमें अपनी सिलेक्शन प्रेफरेंस के बेस्ड पर ही हमें सीरियसली डिसीजन लेना है। देन मॉनेटरी एक्सेप्ट, की उसकी दी कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, की हमारी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट कितनी आने वाली है और फाइनल इम्प्लीकेशंस हमारे क्या होने वाले हैं। जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है इसमें एम्प्लॉयर की कमिटमेंट्स होती हैं, जैसे कि कौन सा बेस्ट एम्प्लॉय लेना है, क्या क्या उनको हायर करने पर प्रॉमिस करने हैं, उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। देन प्री रिक्वेस्ट्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी, वे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारी जितनी भी पॉलिसी होने वाली है, पॉलिसीज़ प्रोग्राम होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। पर इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट चेंजिंग नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की चेंजिंग नीड्स को समझ पाए
और उसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। देन सेकेंड इज इट प्रोवाइड एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी एंड कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट, कि उसे एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के बाद उसे जॉब सिक्योरिटी भी देनी है और उसे कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट भी देनी है। ये नहीं कि अगर उसे कोई बेटर एम्प्लॉय मिला तो उसको ले लेंगे, ऐसा नहीं है, उसको कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। देन थर्ड इज इट शुड इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड एम्प्लॉय नीड्स एंड मैच द क्वालिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय विद द जॉब। सबसे पहले उसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड डिपेंड करनी पड़ेगी, देन एम्प्लॉयज़ की नीड, फिर उन दोनों नीड्स को एक साथ मिला देना है जिससे कि दोनों का काम चलता रहे। देन फोर्थ पॉलिसीज कंसर्न विद क्वांटिटी एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ मैन पावर। जो पॉलिसी है वो कंसर्न होनी चाहिए कि हमारा जो मैन पावर है उसकी क्या क्वांटिटी है और उसकी क्या क्वालिटी है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, कि वे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वे आर इन कंट्रोल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फर्स्ट इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स आर कॉल्ड इंडेंजरस फैक्टर्स, इन्हें इंडोगेनस फैक्टर्स भी कहते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिव प्रोसेस। ये जो फैक्टर्स होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और प्रोसेस को थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन हैव कंट्रोल ओवर द इंटरनल फैक्टर्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका इंटरनल फैक्टर्स पे पूरा कंट्रोल होता है। सो ये कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितना ज़्यादा हमारा साइज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारी रिक्रूटमेंट मैन पावर होगी। देन एज एक्सपेंड द बिजनेस, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा हमारी जो रिक्रूटमेंट प्लानिंग होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। देन रिक्रूटमेंट पॉलिसी, की पॉलिसी हमारी कैसी है, फ्लेक्सिबल है या नहीं है। साइनिंग फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो फैक्टर इन रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होने वाली है वो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करने वाले हैं या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। देन इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज काफ़ी अच्छी है मार्केट में तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे। इमेज और गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इफेक्ट रिक्रूटमेंट। देन फोर्थ इज इमेज ऑफ द जॉब हैविंग गुड इमेज इन टर्म ऑफ बेटर यूमिनरेशन, वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। अगर हमारी जॉब अच्छी होगी तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, तो उसमें बेटर यूमिनरेशन होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देन अट्रैक्ट द पोटेंशियल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट टू द लार्ज कैंडिडेट्स। अगर ये सब होगा तो हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। देन फिफ्थ वन इज़ रिक्रूटमेंट कॉस्ट, कि हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आ रही है। कॉस्ट प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी कॉस्ट है और वो कितनी कॉस्ट लगा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ट्राई टू आउटसोर्स द रिक्रूटमेंट विच विल बी बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव और द ऑर्गेनाइजेशन। हम वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेजर करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी बेनिफिशियल हो। तो ये सब आपके इंटरनल फैक्टर्स थे जो कि एक विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। देन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ ही अपनी प्लान पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ती है, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती है। तो फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वे फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक फैक्टर्स, दीज आर एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयज़ एज, जो कि एक एम्प्लॉय की एज, रिलीजन, लिटरेसी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने कोई जॉब के लिए इश्तिहार दिया है न्यूज़पेपर में, मतलब एडवर्टीज़मेंट दिया है न्यूज़पेपर में, तो उसके बाद हमें मान लीजिए कि एक फ़ीमेल की नीड है बट फ़ीमेल को अलाउ नहीं कर रहे हैं फैमिली वाले, तो जितनी भी कैंडिडेट्स आएंगे वो सब मेल आएंगे। तो ये आ जाता है कि जब उसके जेंडर पे बात आ जाती है, या फिर ऑक्यूपेशन हमें थोड़ा लेस क्वालिफाइड चाहिए बट उसके लिए हाई क्वालिफाइड आ रहा है, या फिर हमें हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए लेस क्वालिफाइड एम्प्लॉय आ रहा है। सो सेकंड इज़ लेबर मार्केट, की मार्केट में क्या कंडीशन है। अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे। अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल मार्केट में कम होगी तो उसी तरह हमारी जो कैंडिडेट्स आएंगे वो थोड़े कम आएंगे। लेबर मार्केट कंट्रोल्स, जो लेबर मार्केट होता है डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करती है। लाइक इफ़ डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई, दी हायरिंग विल बी रिलेटिवली ईजियर। अगर हमारी डिमांड कम है और सप्लाई हमारी ज़्यादा है लेबर्स की, तो जो हमें एम्प्लॉयज़ है वो हमें ईजिली मिल जाएंगे। देन एम्प्लॉयमेंट रेट की, इफ़ द एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाई स्पेसिफिक एरिया हायरिंग कैंडिडेट्स विल बी ईजी। अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो हम ईजिली किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं। देन फोर्थ इज़ लेबर लॉज, की लेबर लॉज क्या है, मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। देयर इफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जिससे कि
जो कि हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ये हमारी डील करती है कि हमें एम्प्लॉयज़ को कितनी कंपनसेशन देनी है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ रेगुलेशन, इन सब पे कंट्रोल करती है। दैन लीगल कंसिडरेशन मतलब जो रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट, जैसे कि कुछ ना सीट्स ऐसे सिक्योर होती हैं SC OBC ST के लिए, इन सब कास्ट्स के लिए, जहाँ पे आ जाता है लीगल कंसिडरेशन की लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन बाउंड होता है कि कुछ पोस्ट वो इन कास्ट के लोगों को भी देगा, क्योंकि जिससे कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए। Then, competitors. When organization in the similar business are competing for the best capable resources, मान लीजिए कि हमारा जो मार्केट में है बिज़नेस है उसके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स है, तो कॉम्पिटिटर्स को भी हम अपने अंडर नहीं कर सकते, हमें वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है, जिससे कि क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज अलग होती है, हमारे पास भी रिसोर्सेज अलग होती है। सो देयर इज़ अ नीड टू एग्जामिन द कॉम्पिटिशन एंड ऑफर द पैकेज आर द बेस्ट इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। हमें खुद ही नीड डिसाइड करनी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन करना पड़ता है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रिक्रूट सक्सेसफुली विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर ही नहीं सकता अगर वो इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे ध्यान ना दे। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर की हमारी जो इकॉनमी है उसमें मनी फ्लो कितना है, जो मतलब मनी सप्लाई है वो कैसा है, कि इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। सो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंस बाय रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो सारी इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो सब इन्फ्लुएंस करती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। लाइक ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी 1991 ऑन हैज़ रिजल्टेड इन बूम मतलब होता है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता है, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा होता है, जैसे कि हमारी ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1991 में, उसका रिजल्ट क्या था, बूम था। दैन सोशल फैक्टर्स होते हैं मतलब हमारे बिलीव्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स। दी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी अवेयर एंड सेंसिटिव। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे अवेयर एंड सेंसिटिव होना चाहिए अपनी सोशल वैल्यूज़ को लेके या नॉर्म्स को लेके, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एफर्ट कुड गो टू द ट्रैक। थर्ड वन इज़ यहाँ पे है थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजी फैक्टर होता है कि मतलब जो हमारे जैसे ई कॉमर्स है, जो मतलब चर्चरी वाले हैं, देन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर एंड फार्मा इंडस्ट्री, ये सब जैसे जैसे हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी जॉब में चेंज कर देने चाहिए। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक इक्वल एम्प्लॉयमेंट देनी है, अपॉर्चुनिटी देना है उनको, उनकी एबिलिटी बतानी है, जैसे कि उन पर डिफरेंस में हमें डिफरेंस नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेस्ड ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, नेशनल ओरिजिन, इन सब पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। देन फिफ्थ इज लीगल फैक्टर कि कौन कौन से लीगल फैक्टर्स होते हैं। द डिफरेंट लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ कवरिंग चाइल्ड लेबर, नाइट शिफ्ट, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे राइट्स बने हुए हैं कि हमारी चाइल्ड लेबर नहीं करवानी है, नाइट शिफ्ट नहीं देनी है, बाउंडेड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन सब के ऊपर हमारे काफ़ी ज़्यादा लॉज दिए हुए हैं। हैव बॉट द लीगल इन्फॉर्मेटर मे बी मेजर टू बी लॉक्ड इनटू केयरफुली बाय द कंपनीज। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फैक्ट्रीज एक्ट में बताया था कि जितने भी 14 ईयर्स से कम वाले बच्चे होंगे उनको काम नहीं कराना। दी अप्रेंटिस एक्ट में ये बताया था कि एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पे भेजना चाहिए काम कराने से पहले, और उनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए ड्यूरिंग दी अगर आप उनसे ट्रेनिंग करा रहे हैं तो। दैन थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, जिसमें बताया था कि इसमें जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको वैकेंसीज़ देनी है और उनसे एम्प्लॉयमेंट फील्ड करानी है, और जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट है वो 25 से ज़्यादा वर्कर नहीं रख सकते प्राइवेट सेक्टर में, मतलब वर्कर्स के ऊपर लिमिटेड रखी थी। दैन दी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में बताया था कि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें 20 से ज़्यादा पर्सन को वो नहीं कर सकते, और वो सबको एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी देंगे, उनको एक अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशन देंगे। दैन बॉन्डेड लेबर सिस्टम, इसे हमारा ओबिलिशन एक्ट भी बोलते हैं 1976। इसमें क्या हुआ था कि हम ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं कराएंगे और उसकी फैमिली उसकी विदाउट परमिशन हम काम नहीं करा सकते। दैन चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, इसमें बताया था कि जो चिल्ड्रन होंगे 14 ईयर एज से नीचे उनसे काम नहीं कराएंगे। काफ़ी बार तो ऐसा हुआ था कि जो जर्मन्स थे उन्होंने कारपेट्स एक्सेप्ट करना डिनाई कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उन्होंने वो चाइल्ड लेबर से बनवाया था।
देन अब पढ़ते हैं रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है वो दो तरह के से होती है, जैसे कि जो रेलवे हैं वो फॉलो करता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि जहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो लोअर लेवल्स के मैनेजर्स भी ले सकते हैं। मीनवाइल जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसमें सिर्फ जो सारे रूल्स जो हैंडल्स होते हैं वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होते हैं। तो जो हमारा रेलवे है वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ कर सकता है। जो बाकी जो काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे सिर्फ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होती है। तो हम पढ़ते हैं कि मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट, कि अगर हम सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट करेंगे तो हमारे कौन कौन से फ़ायदे होंगे। तो फर्स्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट पर कैंडिडेट इज़ लो बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। जो हमारी पर कॉस्ट होगी कैंडिडेट की वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि हमें ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत होगी। देन इट इज़ बेनिफिशियल प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र प्रोसीजर, इससे हमारा प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र प्रोसीजर बहुत अच्छे से हो जाता है। सर्विस ऑफ एक्सपर्ट विल बी अवेलेबल, इसकी हमारी जो सर्विस होती है एक्सपर्ट्स की वो अवेलेबल होती है क्योंकि सारे जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप मार्केट ही लेते हैं। देन मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि अगर हम डिसेंट्रलाइज करेंगे तो इससे क्या क्या बेनिफिट होगे। फर्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल, क्योंकि अब सब मेजॉरिटी के साथ काम करते सोशल कल्चरल बैकग्राउंड ये सब मिक्स हो जाएंगे। देन द डिले इन रिक्रूटमेंट अंडर सेंट्रलाइज सिस्टम कैन बी अवॉइड, दिस मेथड की जो डिले होगा कि मतलब सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेवल ही हमारे डिसीजंस लेगा, वो जो डिले कर देते हैं वो भी नहीं होती प्रॉब्लम इसमें। देन यूनिट विल बी फ्री टू यूज़ मेथड, हमारी जो यूनिट होगी मतलब जो लेबर होती है वो फ्री होती है कि उन्हें कौन सा मेथड यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है। तो यूनिट कैन एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर पर्सन हु आर रिक्रूट बाय द टेम कंपेयर टू दोज रिक्रूट बाय सेंट्रल एजेंसीज। जो हमारी यूनिट होती है उन पर बेटर कंट्रोल होता है, उनमें थोड़ी मोटिवेशन मोराल ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ये सब थे आपके मेरिट्स बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। अब पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, कि जो हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं वो हम कहाँ से करने वाले हैं। हमने बोल तो दिया है कि हम लोगों को इंड्यूस करते हैं कि आप हमारे यहाँ की जॉब करो, तो हम उन्हें कहाँ से इंड्यूस करते हैं, मतलब हम हमारी जो वर्क फोर्स है वो कहाँ से लाते हैं। तो इसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो जो इंटरनल सोर्स है उसमें हमारे पास पूरे 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं। मीनवाइल जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं वो पूरे 15 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फर्स्ट आता है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ मतलब जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ कैन बी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि अगर हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है तो जितने हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं या तो उनका ट्रांसफ़र दो या तो उनका प्रमोशन कर दो। तो ट्रांसफ़र क्या होता है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ वन पर्सन फ्रॉम प्रेजेंट जॉब टू अनदर सिमिलर प्लेस, कि मतलब यहाँ पे कोई आपको मतलब बड़ी पोस्ट पे नहीं शिफ्ट करा जाता, आपको सिर्फ एक जॉब से उठा के दूसरी जॉब पे लगा देते हैं। जैसे कि अब अभी सेल्स मैनेजर है तो आपको प्रोडक्शन मैनेजर बना देंगे, अगर आप मार्केटिंग के मैनेजर हैं तो आपको कॉस्ट मैनेजर बना देंगे, ये वाली सिस्टम होता है बस। और प्रमोशन क्या होता है, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ पर्सन टू पोजीशन कैरिंग बेटर प्रेस्टीज। ये एक ऐसे शिफ्टिंग है जिसमें हमें बेटर प्रेस्टीज मिलती है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा सैलरीज मिलती है। प्रमोशन मोटिवेट, जो प्रमोशन होता है ये मोटिवेट करता है अपनी परफॉर्मेंस को लेके। प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी, अब मैं बताती हूँ। जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा अपग्रेड मिलता है, कि जैसे आप अभी क्लर्क थे तो आगे जाके आपको मैनेजर बना देंगे। तो जो हमारा ट्रांसफ़र होता है उसमें कोई हमारी हाई सैलरी नहीं मिलती, कोई वर्क कंपनसेशन अच्छे से नहीं मिलता, कोई आपको प्रेस्टीज नहीं मिलती। बट मीनवाइल जो हमारा प्रमोशन होता है उसमें थोड़ी प्रेस्टीज मिलती है। देन जो प्रमोशन होता है वो दो तरह से होता है, या तो सीनियरिटी बेस्ड, की मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं उन सबको मिल गया उनके अकॉर्डिंग, या फिर एक चीज़ पे कि अगर आप में कैलिबर है तो अगर आपके प्रमोशन अगर सीनियरिटी पे बेस्ड हो तो इससे क्या होगा, इसमें हमारा जो डिसिप्लिन होगा वो क्रिएट होगा। मतलब कि जो भी हमारे बॉस होंगे वो हमसे बड़े हैं तो इसलिए उनको प्रमोशन दिया है, तो उनमें एक डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट होगा उनके टूवर्ड्स। दैन इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सीनियर, क्योंकि हमें बताता है कि एक सीनियर का राइट है प्रमोशन लेना। दैन द एम्प्लॉय कैन नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द जॉब, जो हमारे एम्प्लॉय होंगे उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पता होता है जॉब का, और थोड़ा चीपेस्ट सिस्टम भी है। दैन सेकंड इज एडवांटेजेस ऑफ मेरिट बेस्ड प्रमोशन। मेरिट बेस्ड मतलब कि जितना आप में कैलिबर है, आप अपनी मेहनत से प्रमोशन लेके गए हो। इट रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड कॉम्पिटेंसी, इसमें हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ता है क्योंकि फिर सब लोग अपना अच्छा कैलिबर दिखाएंगे, और ये हमारा नॉलेज बेस्ड इनिशिएटिव होता है कि एम्प्लॉयज़ में। दैन एबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल विल बी स्टेइंग
ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो कि जिनमें कैलिबर है, जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। इट इज़ लॉजिकल एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ प्रमोशन। ये हमारा लॉजिकल एंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ प्रमोशन है। जो सीनियरिटी बेस्ड होता है वो कभी कभी बायस भी हो जाता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशन होता है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रमोशन कैन बी डिसफंक्शनल, थोड़ा डिसफंक्शन हो जाता है। और इसका एक एडवांटेजेस है कि जो हमारा कभी कभी हम अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर लेते हैं तो हमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि हमें न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, न्यू अपब्रिंगिंग मिलती है। देन इट रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग, हमारी इन ब्रीडिंग हो जाती है, मतलब कि हम बाहर के लोगों को आने अंदर देते ही नहीं है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि हम सब अंदर के लोग ही यूज़ कर रहे हैं। देन एम्प्लॉय रेफरल्स क्या होता है कि जब हमारा एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रेफ़र करता है अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर को, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो जो हमारे कंपनी में मैनेजर वगैरह हैं वे भी इस चीज़ को अलाउ कर देंगे कि हाँ आप अच्छे हो तो आप जिसको सजेस्ट करोगे वो भी अच्छा होगा। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय कैन डेवलप अ गुड प्रोस्पेक्ट, उसका अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा। वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाएगा कंपनी में कि आप कंपनी ज्वाइन कर लो, और फिर वो इंट्रोडक्शन कराएगा, उसको इंकरेज करेगा अप्लाई करने के लिए। पर इसकी एक लिमिटेशंस होती है कि हमारे ना एक ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलरली दो तरह के लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बंदा लाएगा वो उसी के जैसा होगा ऑफ कोर्स। तो इसीलिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह के दो लोग हो जाते हैं। देन फॉर्मर एम्प्लॉय कौन होता है, कुछ रिटायर्ड जो पर्सन होते हैं, या तो वो पार्ट टाइम जॉब करने लग जाते हैं, या फिर वो अपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली को ले आते हैं कि आप काम कर लो, जो कि कम एज के होते हैं। जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं वो दोबारा आना चाहते हैं और वो दोबारा काम करते हैं पार्ट टाइम में, या फिर वो किसी को रिकमेंड कर देते हैं कि आप यहाँ पर आके काम करो इस कंपनी में। देन इंडिविजुअल किसी पर्पज़ की वजह से जॉब को छोड़ देते हैं, वो दोबारा आ जाते हैं काम करने के लिए। इसका एक एडवांटेजेस होता है क्योंकि हमें उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस पता होती है कि मान लीजिए कोई रिटायर्ड था, वो बहुत ज़्यादा लॉयल एंड पंचुअल था अपने काम को लेके, तो अगर वो दोबारा आएगा तो वो उतना ही लॉयल होके आएगा। दैन प्रीवियस एप्लीकेशन, जैसे कि मान लीजिए हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा और वहाँ पे वैकेंसीज़ फुल हो गई थी, बट हमारा रिकॉर्ड उनके पास है, और जब उनको वैकेंसीज़ फिर से होगी तो वो हमें बुलाएंगे। दोज हु हैव प्रीवियसली अप्लाइड, जो पहले अप्लाइड कर चुके होते हैं उनको दोबारा कांटेक्ट किया जाता है। ये हमारा क्विक और इनएक्सपेंसिव होता है। मान लीजिए हमारी एकदम से किसी की डेथ या रिटायरमेंट कुछ हो जाता है तो हम क्विक उन्हें बुला सकते हैं एकदम से। यह अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज फुलफिल करने के लिए काफ़ी अच्छा मेथड होता है। देन मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज, अब इतना ही था ये बस। तो मेरिट क्या क्या होता है इंटरनल सोर्सेज से, हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका मोराल बढ़ जाता है, उनको लगेगा कि हाँ कल हमें भी प्रमोशन मिलेगा, तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। देन प्रॉपर इवेल्यूशन मतलब कि जो बेस्ट होगा उसको ही प्रमोशन मिलेगा, उसी को ही आगे जाके पोजीशन मिलेगी, तो हम पूरा इवेलुएट करते हैं कि किसकी प्रमोशन ज़्यादा अच्छी है। देन इकोनॉमिकल मतलब कि जो ये प्रोसेस होती है काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं, क्योंकि हम अंदर के ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन वगैरह दे देते हैं। देन प्रमोट लॉयल्टी, ये लॉयल्टी होती है मतलब कि लोग ऐसे जो हमारे एम्प्लॉय होंगे फिर और लॉयल्टी के साथ काम करेंगे। देन मोटिवेशन टेक्निक, ये बाकी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं उनको मोटिवेशन टेक्निक मोटिवेट कर देते हैं कि कल को उसे परमिशन मिला है, आज उसे परमिशन मिला है, कल को हमें मिलेगा। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक एम्प्लॉय है उनका एक राइट बनता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी देना अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, सिर्फ बाहर वाले लोगों को ना देके अंदर के लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देना। देन स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है वो स्टेबल रहता है एक ही जॉब में, उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। देन ट्रेड यूनियन सपोर्ट, उसे ट्रेड यूनियन का भी सपोर्ट मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको सपोर्ट करे। देन डिमेरिट, इसके डिमेरिट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ इन ब्रीडिंग एंड डिस्करेजिंग न्यू ब्लड। इन ब्रीडिंग मतलब कि जो हमारे एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय होते हैं बस वही रहते हैं सदियों तक, हम न्यू टैलेंट को, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव को हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। देन लेस क्वालिफाइड एंड ट्रेंड, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो एक ही काम करके बोर हो गए तो उन्हें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, तो हमारे भी अनट्रेंड रह जाते हैं। देन बायस्ड, कभी कभी बायस्ड भी हो जाता है कि जो जिसकी चमचागिरी करेगा उसको परमिशन मिल जाएगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। देन एक्सटर्नल सोर्सेज, अब पढ़ते हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो कि मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज इन द सेंस कि हम बाहर से, मतलब कि अभी तो हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट कर लेते हैं, न्यू वैकेंसीज़ है और उन वैकेंसीज़ पे हमने अंदर के लोगों को ही, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही बिठा दिया। अब करते हैं एक्सटर्नल सोर्स, मतलब जब बाहर से हम बाहर के न्यू टैलेंट को, न्यू कमर को
एक्सेप्ट करते हैं। सो एडवर्टीज़मेंट हम किसी भी न्यूज़पेपर में, नेशनल प्रेस में, ट्रेड प्रोफेशनल में, जर्नल्स में, हम किसी में भी एडवर्टीज़मेंट कर देंगे। ये सबसे बेसिक होता है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंड्यूस कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, तो गवर्नमेंट चलाते हैं, जिसमें जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो खुद को रजिस्टर कर लेते हैं, अपना बायोडाटा वगैरह सब कुछ दे देते हैं, और जब भी हमें किसी जॉब की ज़रूरत होती है हम गवर्नमेंट एक्सचेंज में जाके अप्लाई कर देते हैं कि येस हम यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। तो वो जो वैकेंसीज़ होती हैं वो जो गवर्नमेंट वाले होते हैं वो उनका बायोडाटा हमें देता है, अगर वो सूटेबल होता है कैंडिडेट तो हम उसे जॉब दे देते हैं। दैन सूटेबल सोर्सेज फॉर रिक्रूटमेंट, जैसे कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और ऑपरेटिव पोस्ट के लिए होता है। तो जॉब सीकर और जो जॉब गिवर, जो जॉब देखने वाला होता है और जो जॉब देने वाला होता है, इन सबको कॉन्टेक्ट करा देते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। थर्ड वन इज़ अनसोशिएटेड एप्लीकेंट, जो पर्सन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय थ्रू टेलीफोन बाय पोस्ट पर्सन। एक जो हमारे जो पर्सनस होते हैं जो थोड़े एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लगते हैं या तो विद टेलीफोन से या पोस्ट इन पर्सन से, एम्प्लॉयर विद जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा फैमिली मेम्बर है वो मैनेजर लगा है, तो हम उसको ऐसे फ़ोन करते रहेंगे, या फिर जो स्ट्रेंजर है वो कहीं पे मैनेजर लगा है तो हम उसको फ़ोन करके पूछते रहेंगे कि आपके ऑफिस में कोई वैकेंसी है क्या, अगर है तो हमें बता दीजिए। दैन फोर्थ इज़ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसी का काम करती है, जो मेडिटेयर का ही काम करती है, जो जॉब सीकर को ढूंढती है और जो जॉब गिवर को ढूंढती है। तो ये एक प्रॉपर बायोडाटा मेंटेन करके रखते हैं अपने मेंबर्स का और सप्लाई करते रहते हैं कंपनीज़ को जब वो डिमांड करते हैं। और दे ऑल्सो रिटायरमेंट इज़ फाउंड रिलेबल रिक्रूटमेंट पर्सन इज एट मिडिल एंड अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मिडिल एंड अपर लेवल मैनेजमेंट के लिए भी मिल जाता है। दैन डाटा बैंक क्या होता है कि जो डाटा बैंक होते हैं कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कहाँ से, जहाँ से हम पढ़ाई कर आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो हमारा होता है ये एक अलग से सोर्स बन जाता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। दैन सिक्स्थ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से, मान लीजिए कि मेरी एक बिस्किट की कंपनी है, देन मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी भी बिस्किट की कंपनी है। मान लीजिए मुझे सेल्स मैनेजर चाहिए और उनके पास 2 सेल्स मैनेजर है, तो मैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ या फिर उनसे सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपका जो पास्ट वाला सेल्स मैनेजर था वो मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मैं उसको अपॉइंट कर लूँगी, ये सब चीज़ें। द ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर प्रोडक्ट जो बनाते हैं उनके पास सेम लाइन ऑफ बिजनेस होता है, तो वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि क्योंकि उनके पास सेम एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस वाले लोग मिल जाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देन कैजुअल कॉलर्स कौन से होते हैं, मैनेजमेंट अपॉइंट हो कैजुअली कॉल ऑन द मीटिंग फॉर शॉर्ट टर्म डिमांड, जैसे छोटी छोटी डिमांड जैसे डे बाय डे के लिए होता है तो कॉल करके उनको बुला लेते हैं कि आप आ जाइए काम कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रोसीजर से बच जाते हैं। देन एथ इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब ठेकेदार होते हैं, मान लीजिए जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि 9 to 5 वाली जॉब होती है जैसे लेबर्स के लिए होती है, तो वे क्या करते हैं 9 बजे जाके एक पर्टिकुलर अपने ठेकेदार के पास मतलब कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाते हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको थोड़ी जगह का काम मिला होता है कि आपको यहाँ पे आके डेली काम करना है, तो वो उन लेबर्स को लेकर जाता है, काम करवाता है, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो उनको अपनी एक दिन की वेजेस दे देता है। व्हेन वर्कर रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है विदाउट द गोइंग फुल प्रोसीजर, उन्हें कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये जनरली अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, मतलब जो मजदूर वगैरह होते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, ये बेसिकली उनके लिए होता है। देन ट्रेड यूनियंस होती है जो इन्हीं के लिए काम करती है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जो पर्सन होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं ट्रेड यूनियन लीडर से कि आप हमारे लिए कोई जॉब ढूंढ दीजिए। देन गेट रिक्रूटमेंट होती है जो कि हमारा वॉचमैन होता है, वो बता देता है कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जॉब है, आप आके काम कर लीजिए। इन्हें बेसिकली बदली वर्कर्स भी कहते हैं। जैसे कि जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं वो जैसे रेगुलेटेड फैक्ट्री गेट्स पे देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, इन्हें बदली वर्कर या सब्स्टिट्यूट वर्कर भी कहते हैं। देन कैंपस रिक्रूटमेंट, ये मेरी फेवरेट है। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे इंजीनियर्स होते हैं उन्हें प्लेसमेंट मिलती है, जो बाहर की कंपनीज आती है वो कॉलेजेस में जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाती है और वो बच्चों का रिजल्ट देखती है। फिर जो उनको लगता है कि वो हमारी जॉब करने के लिए कैपेबल है, तो वो कॉलेज टाइम में उसको प्लेसमेंट दे देते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेबोरेटरीज ये सब आते हैं ग्राउंड्स में। देन जैसे कि जो IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी आर द टॉप एवेन्यू। ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है क्योंकि ऐसे हमें कॉलेज जाना पड़ता है और वहाँ के हमें एक बच्चों को जाके ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। सो अब पढ़ते हैं रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के बारे में। तो सेवरल प्राइवेट कंसल्टेंसीज़ होती हैं वो इन सब के बारे में काम करती है, जो एक रिक्रूटमेंट देते हैं डेली बेसिस पे, एक थोड़े एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट के बारे में दे देते हैं। दैन वॉक्स इन, राइट इन एंड टॉक्स इन में क्या होता है, जो वॉक्स इन आता है मतलब कि जो आता है बात करके चला जाता है, और राइट इन की वो ऑनलाइन फॉर्म भर के देता है। टॉक्स इन की जब उनका
इंटरव्यू होता है, थोड़ी मैं बताती हूँ। जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो डेली लीडर्स होते हैं, वो डायरेक्टली आते हैं और ऐसे हल्का सा इंटरव्यू कर लेते हैं। बेसिकली रिसेप्शनिस्ट से मिल के चले जाते हैं। दीज आर थ्रू चैलेंजिंग इंटरव्यूज़ हु डू नोट द हाउ मैनी कैंडिडेट्स टू बी इंटरव्यूड। जो राइट इन्स होते हैं वो अपनी क्वारीज लिख के भेज देते हैं और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हैं। और जो टॉक्सिन होते हैं ये आजकल बहुत चल रहा है और यहाँ पे ना उनको रिक्रूटर से मिलना पड़ता है और डेट ऐसे स्पेसिफाइड होते हैं, पूरा प्रॉपर इंटरव्यू देना पड़ता है। दैन डिस्प्लेस पर्सन क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, वो ऐसे हम ऐसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट से मैच नहीं कर रहे होते, तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए। दैन कॉम्पिटिटर्स प्रॉपरली कॉल्ड पोचिंग और रेडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें सामने वाली कंपनी का एक मैनेजर बहुत पसंद आ रहा है, तो हम उसे ज़्यादा सैलरी देके उसको थोड़ा लालच देंगे कि आप हमारे यहाँ आओ और आप हमारे यहाँ काम करो। फिर वो अपनी प्रेजेंट जॉब छोड़ देगा और हमारे यहाँ काम करने लग जाएगा। इट मैटर आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन। जो हमारी सामने वाली कंपनी होती है उसे ज़्यादा हम टर्म्स कंडीशन देते हैं, तो उसे लालच दे देते हैं कि आप उनके यहाँ छोड़ के हमारे यहाँ के काम करने लगो, तो वो आ भी जाता है। देन अब सूटेबल फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, वे कौन कौन सी सूटेबिलिटी है कि जहाँ पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हमें करना चाहिए। सूटेबल क्योंकि इससे हमें हाई स्किल टैलेंट मिल जाता है, नॉलेज मिल जाती है, देन नए आइडिया मिलते हैं, बेटर टेक्निक मिलती है, हम अपने मेथड्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन एंट्री हो जाती है नई पर्सन की, नए टैलेंट के साथ, न्यू स्टेबिलिटी के साथ। देन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो तो कभी कभी बोर्डिंग भी हो जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो नया एम्प्लॉय आके उनकी जॉब ले लेता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इतना भी बुरा क्यों है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है, हमें फ़ोन करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। देन अनफेमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा अनफेमिलियर हो जाता है, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो जाते हैं वो थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। देन हाई लेवल जॉब्स आर फील्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोटिवेशन एंड लॉयल्टी एग्जिस्टिंग स्टाफ आर अफेक्टेड। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ होते हैं वो कहते हैं कि बताओ इन्होंने तो किसी और को अपॉइंट कर लिया। देन मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कुछ मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट करने के। बेसिकली दीज आर द 3 मेथड्स। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मेथड्स। जो इसमें क्या होता है कि इसमें हम डायरेक्ट मेथड, जो हमारी वेटिंग लिस्ट होती है उनसे हम रिक्रूट कर लेते हैं। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट मैनेज एग्जिबिट्स एंड वेटिंग लिस्ट आर यूज, इसमें वेटिंग लिस्ट यूज़ होती है। देन इनडायरेक्ट मेथड होते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट से देखे, जर्नल, रेडियो, टेलीविजन से देखे। देन थर्ड पार्टी होती है जिसमें मीडिएटर बीच में आ जाता है, जहाँ पे हम एजेंसीज़ को यूज़ करते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट, इन सबको यूज़ करते हैं, ट्रेड यूनियन, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सबको यूज़ करते हैं रिक्रूट करने के लिए। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस ऑफ रिक्रूटमेंट की। वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो एक चैलेंज करता है रिक्रूटमेंट करने में। तो सबसे पहला आ जाएगा इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या इमेज है मार्केट में, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है, गुडविल अच्छी नहीं है आपकी, और आपका अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, आपकी कम्युनिटी भी अच्छी नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी पुअर है, ये सब है, तो आपके यहाँ पे कोई जॉब करने नहीं आएगा। देन अनअट्रैक्टिव जॉब की बहुत ज़्यादा बोरिंग है, हज़ार्डियस है, एंजाइटी क्रिएट करता है, प्रमोशन पोटेंशियल कुछ है नहीं तो लोग क्यों ही करेंगे उसे। देन इंटरनल पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी पॉलिसीज़ कैसा है, कि आप कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे बेसिस कास्ट, रिलीजन, रेस, फ्रेंडशिप पे, और आप सब कुछ ऑटोक्रेटिक चला रहे हैं तो कोई क्यों ही आएगा आपके यहाँ काम करने। देन बजटरी सपोर्ट, कि आपका बजट कैसा है, आप किस टाइम पे कैसी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि आपका जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा रिलेशन है, वो उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ रिक्रूटमेंट की। कुछ फ़िलासफ़ी है जो रिक्रूटमेंट पे दी हुई है। तो फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल एंड सेकेंड इज रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी। ट्रेडिशनल जो पहले यूज़ होती थी, लार्ज नंबर ऑफ सीकर्स अटेंड एंड फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग आ जाते थे और उनको सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, कभी कभी तो गलत सिलेक्शन भी हो जाता था, क्योंकि जो पहले होते थे वो जॉब न्यूज़पेपर वगैरह से आ जाते थे, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आ जाते थे और पहले तो मेजर भी नहीं करनी आती थी उनकी स्किल्स वगैरह, तो उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था। देन रियलिस्टिक फ़िलासफ़ी, इसमें क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जॉब के मैच का ही एम्प्लॉय ढूंढ के लाता है। ऑर्गेनाइजेशन मेथड विद द नीड ऑफ एप्लीकेंट, जो कि एप्लीकेंट्स है उन्हीं की नीड का लाता है। और इफेक्टिवनेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये थोड़ी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है थोड़ी इफेक्टिव होती है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, इसकी दो अप्रोचेस है। फर्स्ट इज़ रियलिस्टिक जॉब रिव्यू एंड सेकेंड इज़ जॉब कंपेटेबिलिटी क्वेश्चनरीज। तो फर्स्ट पढ़ेंगे रियलिस्टिक जॉब रिव्यू में। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट्स। इसमें दोनों एक्सपेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी।
It is self-selection process. Job applicants will evaluate the capability among the job and their personal needs. They can decide whether to attend the interview and test for final selection or withdrawal. The initial stage. Realistic job review में क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है वो खुद ही डिसाइड करता है, वो खुद ही देखता है कि जो सामने वाली जॉब है वो उसके लिए खुद से कैपेबल है कि नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव एज वेल एज इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो हम इसमें सेल्फ सिलेक्शन करते हैं कि हम खुद पे देखते हैं कि सामने वाली जॉब हमारे लिए है कि नहीं है। अगर वो हमारे लिए अच्छी है तो हम उसको अटेंड करेंगे, इंटरव्यू देंगे, फाइनल टेस्ट देंगे। अगर वो नहीं है तो हम उसको इनिशियल स्टेज में ही लेफ्ट ओवर कर देंगे। देन सेकेंड इज़ जॉब कंपेटेबिलिटी क्वेश्चनरीज। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन विद इन एप्लीकेंट्स प्रेफर वर्क फॉर वर्क द जॉब कवर द टास्क रिक्वायर्ड फिजिकल एनवायरनमेंट कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीडरशिप। इसमें जो होता है, इसमें ना एक मैनेजर होता है, वो आके डिसाइड करता है, उसको बहुत सारा टास्क देता है, टेक्निक, फिजिकल एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें चेक करता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा जो वर्कर है वो सूटेबल है भी या नहीं। इसके अलावा हमारा एक और कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो इंडिया में कैसी चल रही है। जो बेसिकली जो इंडिया में हम रिक्रूटमेंट करते हैं वो इंटरनल सोर्सेज, पब्लिक रिलेशन एक्सचेंजेस, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स और कैजुअल लेबर्स, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी इतनी मॉडर्नाइजेशन भी आई है। और काफ़ी जो रीसेंट ट्रेंड है वो कहाँ से आ रहा है, आउटसोर्सिंग मतलब जब हम बाहर की इंडस्ट्रियों से, बाहर के लोगों से आके काम करवाते हैं, पोचिंग, रेडिंग की, मतलब उनको बेनिफिट देना सामने से। देन ई रिक्रूटमेंट मतलब उनको ऑनलाइन अट्रैक्ट करना, हम उनको ऑनलाइन सीवी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस उसी के थ्रू देना। तो जो रिसेंट इंडिया में ट्रेंड है वो तीन ही है, आउटसोर्सिंग, पोचिंग और ई रिक्रूटमेंट। और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं रिक्रूटमेंट में, सेम जो भी पीछे पढ़ के आए हैं कि एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और ग्लोबलाइजेशन, कि अगर हम ग्लोबली हैं तो उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। देन लैक ऑफ मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन देनी चाहिए तभी हम लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। देन प्रोसेस एनालिसिस, कि हम कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, कैसी है। देन स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजेशन, हमें स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। सो दैट्स फॉर योर 5th चैप्टर रिक्रूटमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ सिलेक्शन। अंटिल टेक केयर।